रक्षाबंधन के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य आंदोलनकारियों ने 10% आरक्षण दिए जाने के लिए मुलाकात कर आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। अपने तय कार्यक्रम के चलते चंपावत के देवीधुरा मंदिर के लिए रवाना होने से पहले सीएम धामी ने लोहिया पावर हाउस में बनाए गए नए हेलीपैड का विधिवत पूजा पाठ कर लोकार्पण किया। इस दौरान हेलीपैड पर एकत्र हुए राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम से मुलाकात कर राज्य स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिए जाने पर आभार जताया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का पहले दिन से ही लक्ष्य है कि आंदोलनकारियों को उनका अधिकार दिया जाए, जिसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे थे, जिसके लिए हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और जो अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ले चुका है, जिसका फायदा अब राज्य के आंदोलनकारियों को मिलेगा। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। यह हमारी संस्कृति भी है और हमारी कार्यशैली भी है। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है या उनको किसी प्रकार की कोई भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम पहले से विधानसभा में विधेयक लेकर आए थे और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से हमने पारित कर दिया था, माननीय राज्यपाल महोदय को दिया। उन्होंने परीक्षणों के बाद उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब कानूनी रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। और हम पहले से कह रहे थे कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये हमारी एक परिपाटी भी है और हमारी ये जो कार्य संस्कृति है कि जो भी हम लोग शुरू में वायदा करते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसको पूरा करते हैं। तो बहुत हर्ष की लहर है, क्या कहना चाहेंगे? कितना खुश हो रहा है उत्तराखंड? देखिए, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि एक राज्य आंदोलनकारी आज इस प्रदेश के मुखिया भी है, मुख्यमंत्री भी है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से राज्य आंदोलनकारियों को पीड़ा को समझते हैं। और आज हमें अपार हर्ष है कि आज रक्षाबंधन के दिन पूरे प्रदेश के आंदोलनकारी को ये एक तोहफा दिया गया कि हमारा 10% आरक्षण, जिसकी वर्षों से मांग लंबित थी, आज वो हो गया। राजभवन से उसको मंजूरी मिल गई है, जल्दी वो कानून के रूप में शक्ल ले लेगा। आज इसी क्रम में आज खटीमा के सारे वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने अपने प्रदेश के मुखिया खटीमा के लाल का स्वागत किया और उनको अपना दिल से गहराइयों से हमने उनका आभार प्रकट किया कि जो आशा के अनुरूप हमने जो जैसा पाया था वैसे हमको मिला। आज खटीमा में शहीद स्मारक भी उन्हीं की देन है। आज प्रतिवर्ष 1 सितंबर को जो खटीमा गोलीकांड की बरसी का आयोजन सरकारी रूप से किया जाता है, वही माननीय धामी जी के द्वारा किया गया। 45 रुपये की योजना जो पेंशन है उन्हीं के द्वारा बढ़ाई गई। तो राज्य आंदोलनकारियों के हितों में धामी जी के द्वारा कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं, इसलिए उनका दिल से आभार और धन्यवाद। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के देवीधुरा स्थित मां वाराही धाम में लगने वाले बग्वाल मेले में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम ने मां वाराही मंदिर में घंटी चढ़ाई और राज्य के खुशहाली की कामना भी की। सीएम मां वाराही धाम में 4 खाम 7 थोक के बीच फलों फूलों से खेले जाने वाले विश्व प्रसिद्ध पाषाण युद्ध के साक्षी बने। इस साल पाषाण युद्ध करीब 11 मिनट तक चला। सीएम ने इस अवसर पर घोषणा की थी कि रीठा में रतिया नदी में बाढ़ सुरक्षा का निर्माण कार्य और वैकल्पिक अप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि बग्वाल मेला हमारी लोक संस्कृति, आस्था और परंपराओं का संगम है। ये मेला हमारी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ ही हमारी संस्कृति का भी संवर्धन करता है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लोक कलाकार गिरीश बरगली द्वारा तैयार जय मां वाराही का वीडियो भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी द्वारा हेलीपैड के निकट जीआईसी परिसर देवीधुरा में पौधारोपण भी किया गया। बता दें कि बग्वाल मेले में सीएम धामी ने भाग लिया है। सीएम ने मां वाराही मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी बीच फूलों से खेले जाने वाले पाषाण युद्ध के वो साक्षी बने और मेला लोक संस्कृति, आस्था और परंपराओं का संगम है, ये उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें, चंपावत से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां की नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रिटायर इंजीनियर के घर 16 अगस्त की रात हुई लाखों की चोरी मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने पंजाब के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 41 लाख रुपए के गहने और डॉलर भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दुधली रोड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 16 अगस्त को हुई चोरी का जो मामला है उसका खुलासा किया गया। 41 लाख के गहने और डॉलर यहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना नेहरू कॉलोनी में 16/17 की रात है। अजबपुर कला में श्री गोसाई जी रहते हैं, जिनके घर में चोरी की वारदात हुई थी और इनके यहाँ से 60,000 कैश और करीब उन्होंने जो लिखाया था उसमें 30 से 32 लाख रुपए की ज्वेलरी जो बताई थी उन्होंने, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी मतलब इसमें जो अनुमानित जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके दौरान ही जब हमारी टीम काम कर रही थी इस पर, तो मुखबिर के माध्यम से मैनुअली पता चला, चूँकि वहाँ कहीं CCTV नहीं था, कि एक सपेरा जाति के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर। और चूँकि इस तरह के कुछ जाति के लोग पहले भी अपराध में लिप्त रहे हैं, तो मैनुअल पुलिसिंग के अनुसार जो है इसमें हमारी टीम ने काम किया और इसको 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया, जो तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है। और समस्त ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें वो भूल गए थे लिखवाना, तो एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला कि सपेरा जनजाति के लोग हैं, ये अपने कपड़ों को बदल देते हैं जब कहीं घटना करते हैं, जिससे कहीं CCTV में ना आए। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं बहुत दूर जाकर, और रेलवे ट्रैक को ही फॉलो करके जाते हैं। ये जो घर था वहाँ से पास में रेलवे ट्रैक है अजबपुर कला में, तो उन्होंने वहाँ चोरी करी और रेलवे ट्रैक से पैदल ये निकल गए और इसके बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ते हैं। क्योंकि भी फुटेज कहीं नहीं थी, मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर जो हमारी टीम लगी थी, बहुत बड़ा वर्कआउट किया और 41 लाख की इसमें जो पूरी ज्वेलरी थी वो बरामद कर ली गई। अभियुक्त लोगों को आज जेल में भेजा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि IMG के अनुसार देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। आज मौसम विभाग की ओर से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर बहुत जरूरी है तभी वो यात्रा करें, अन्यथा वे यात्रा करने से बचें। उन्होंने ये भी कहा कि भारी बारिश को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। जो लोग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। 20 तारीख को, तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है, इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो है सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं तो उनमें जलस्तर बढ़ेगा, उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है तो ही करें, नहीं तो जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी आवागमन जो है तो बहुत सतर्क हो करके और जैसे प्रशासन आपको दिशा निर्देश देता है उस तरह से जो है आवागमन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या जो रास्ते हैं वो थोड़े जो है बंद होंगे कहीं कहीं पर, आप देखेंगे हिल्स में, तो वो चीज़ को देखते हुए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग लैंडस्लाइड एरियाज के आसपास रहते हैं जहाँ एक्टिव लैंडस्लाइड जोन इस तरह की संभावना है, तो उनको भी काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा।
वही खबर लाल कुआं से आ रही है, जहां के आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जन्म जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई है। बता दें कि लाल कुआं मुख्य बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी का देश के निर्माण और विकास में बहुत अहम योगदान है। उन्होंने कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की और युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मत देने का अधिकार भी दिलाया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूरगामी सोच थी। इसी का नतीजा है कि आज भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा, नगर अध्यक्ष भुवन पांडे और सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो बता दें आपको लाल कुआं से ये खबर, जहां की बता दें सद्भावना दिवस यहां मनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाई गई है और चित्र पर राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित किया गया है। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता भी शामिल हुए और इसी के साथ स्वर्गीय राजीव गांधी की जो भूमिका रही देश के विकास में, उसे लोगों ने याद किया। बता दें इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता से लेकर कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पौड़ी में भी कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर सड़कों पर भी आक्रोश दिखाई दिया। दिवंगत आत्मा की शांति और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर शहर में महिलाओं, युवाओं और आम जन के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कैंडल मार्च निकाला है। बता दें ये कैंडल मार्च शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए कंडोलिया मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान आक्रोशित जनता ने घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलवाने की मांग की है। वहीं डॉक्टर और स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और साथ ही स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अभी तो हमने कैंडल मार्च निकाला है और जरूरत पड़ी तो सशस्त्र उठाएंगे। अगर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उसके लिए उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे आपको पता है कि अभी हमारी छोटी बहन बोलेंगे उसे कहीं ना कहीं उसके साथ जो ये एक घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और जैसे कि आप खुद जानते हैं, कल एक रक्षाबंधन है तो उसका भी भाई कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार करता। आज कल वो राखी बांधती और गोल्ड मेडलिस्ट कहीं ना कहीं वो थी। अब आप सोचिए, इसके बाद अगर हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, कैंडल मार्च करनी पड़ रही है, मैं यही बोलना चाहूँगी, यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी जहाँ से भी जो अपराधियों के लिए इसके बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और उन अपराधियों को हो सके तो आप जनता के हवाले कर दीजिए। क्योंकि आज आप देखेंगे युवा, हमारे अस्पताल के जितने कर्मचारी, हमारे भाई बहन जितने भी थे वो सब रोड पे, सड़कों पे हैं। तो आप मंडल मुख्यालय में भी देखेंगे कहीं ना कहीं ये रोज दिख रहा है। और रक्षाबंधन से एक रात पहले यहाँ भाई बहन का त्यौहार कल मनने वाला है, उससे पहले एक बहन के साथ ये हम लोग इस चीज़ के लिए हम निंदनीय इसकी एक बहुत ज़्यादा आपसे एक अपील भी करेंगे कि कहीं ना कहीं इस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाए। और अगर ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ कैंडल मार्च से नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ये शर्मसार घटना आज से पहले जब हमारे पहले हुई थी तो महाभारत भी इसी कारण हुई है और कहीं ना कहीं रावण का वध इस कारण हुआ है। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी एक एक्शन लिया जाए, वरना आज हमें अगर अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमारे सारे भाई लोग उसके लिए तैयार हैं, हम सब उसके लिए तैयार हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ पे ऐसे कैंडल मार्च निकालते हुए, वो भी ऐसी इतनी निंदनीय घटना के लिए। और मुझे लगता है कि हमें विमेन सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें न्यू लॉज निकालने चाहिए जो कि विमेन सेफ्टी की तरफ ध्यान बढ़ाएं। हम खुद ही देख रहे हैं इतने दिनों में, आई थिंक 10 दिन हो चुके हैं और इतने 10 दिनों में हमें सिर्फ यही न्यूज़ नहीं और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जो सामने आई हैं जिनका हमें पता चला है। आई थिंक विमेन सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ करना चाहिए। क्या कहना चाहते हो आप?
मुझे लगता बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिससे करने से पहले किसी इंसान को 100 बार सोचना, नहीं फांसी की सजा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में काम करती हूँ। हॉस्पिटल में किसी तरह के इसलिए कैंप मार्च निकाला गया। कैलकाटा में जो केस हुआ सबको बताया डॉक्टर ममता के साथ, उनको बाहर के हॉस्पिटल के अंदर, तो उस केस के हम सपोर्ट में जितना डॉक्टर से जितना स्टूडेंट्स एसोसिएशन बजरंग दल वाले सब मिलकर हम आज कैंप मार्च निकाला। ये डॉक्टर का इश्यू नहीं है, एक महिला का है। हो सकते हैं ये डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बट एक महिला को ऐसे मारना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम सब लोग ये सपोर्ट करते हैं, जो भी क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए जल्द से जल्द। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बीते सोमवार को रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही उसके कब्जे से 10 किलो से अधिक अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने ग्राम चोरपानी के पास रेलवे मैदान के पास से 10 किलो 160 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कहा है कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सर, पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है, फिर एक जो है तस्कर गिरफ्तार किया है गांजे के साथ। कितना गांजा है और कौन आरोपी? देखिए, रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम राम मोहन है, उसको रेलवे मैदान से कल 10 किलो 160 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। अंदर है वैसे। आओ। वहीं पूरे देश में भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके साथ ही बहनें भाई से वचन लेती हैं कि वे ताउम्र उनकी रक्षा करेंगी। वहीं पाबो में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला है। जी हां, बता दें, जहां पर भाइयों के साथ साथ महिलाओं ने हरे भरे पेड़ों की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना की और पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधा। दरअसल ये मामला नगर पालिका पौड़ी के कूड़ा निस्तारण के लिए माड़ा खाल में बनाए जा रहे ट्रेचिंग ग्राउंड से जुड़ा है, जहां पर महिलाओं ने ट्रेचिंग ग्राउंड की जमीन पर हरे भरे पेड़ों पर आरी चलने से पहले उन पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से कामना की कि भगवान इन पेड़ों को दीर्घायु दे, क्योंकि जिला प्रशासन ने ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ को काटने के लिए उन्हें चिन्हित किया है। सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाने के लिए पेड़ों को चिन्हित किया गया है। उसके विरोध स्वरूप महिलाओं ने चिपको आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा है और ग्रामीण द्वारा जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन भी सौंप दिया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि दूसरे क्षेत्र के कूड़े को डंप करने के लिए वे इन हरे भरे पेड़ों का कटान किसी भी कीमत पर नहीं करे। इसके साथ ही यदि जिला प्रशासन जबरन इन पेड़ों का कटान करता है तो वे आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहे। दीर्घायु के लिए कलावा बांधती है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। नगर पालिका पौड़ी के द्वारा विकासखंड पाबो के क्षेत्र में अपना कूड़ादान बनाने का प्रयास विगत कई सालों से किया जा रहा है और क्षेत्र का दर्जा भी मिला है। वहाँ पे वो अपना कूड़ादान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पूरे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। और मातृशक्ति ने एक विचार किया कल शाम को ही और उन्होंने कहा कि उन अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले हम उन सारे पेड़ों को राखियां बांधेंगे जिन पेड़ों को वन विभाग के द्वारा अनुमति देने का कार्य या सरकार शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो पूरा इतना हरा भरा वन को नष्ट करने का कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संबंध में आज का ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा आयोजित वहाँ पे किया गया। और यहाँ पे जो नगर पालिका के द्वारा मतलब ये कूड़ादान बनाया जा रहा है तो हम लोग इसके विरोध में हैं और मतलब गाँववासी भी विरोध कर रहे हैं इसका।
तो मैं ये चाहती हूँ जो आज हमने रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे पेड़ों पे राखी बांधी है, तो जैसे हम अपने भाई को राखी बांधते हैं उनके दीर्घायु के लिए, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि पेड़ न कटें। और क्योंकि पेड़ कटने से आपको पता है कितने नुकसान होते हैं, प्राकृतिक नुकसान होते हैं, जो हमारी बाढ़ आपदा आती है तो सारे पेड़ काटने से होती है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक भी पेड़ न कटे और मतलब यहाँ पे कूड़ादान न बने। धन्यवाद। और मातृशक्ति के द्वारा आज हर मातृशक्ति अपने भाई के हाथ पे। वहीं उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पौड़ी में खनन माफियाओं को कवरेज करने गए एक पत्रकार पर ही हमला हो गया। इस हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्रकार ने इसकी तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी पर पुलिस घायल पत्रकार को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई। पत्रकार के सिर पर 3 टाके लगे। पुलिस ने भी हमले में घायल पत्रकार की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा कि मामले में मिली शिकायत पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले में जब खनन अधिकारी रवि नेगी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने ऐसे व्यक्तिगत लड़ाई का नाम देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। जो ये लोग यहाँ पे जो भी जितने लोग यहाँ पे जो है देखिए, हमारे पास जब भी खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जो खनन के पट्टे हैं, जो खनन जहाँ पे की जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता है और पुलिस के पास ना ही वो अधिकार होता है कि वो खनन के पट्टों की चेकिंग करवाए। जो पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, जब भी कोई खनन के वाहन ऑन रोड आते हैं तो उनको हम लोग चेक करवा सकते हैं और उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। और कभी भी किसी प्रकार की खनन की कहीं पे कार्रवाई आती है तो हम जिला प्रशासन और जो खनन अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करते हैं। देखिए, अभी जस्ट हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है और अभी हमारी पुलिस मौके पे गई है और जो इसमें शिकायतकर्ता हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हो रही है। तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे और यदि किसी व्यक्ति ने अटैक किया है और इस तरह की कार्रवाई की है तो हम डेफिनेटली इस व्यक्ति के विरुद्ध जो है ठोस कार्रवाई करेंगे। मैं यही मांग करता हूँ कि जो ये लोग यहाँ पे जो भी जितने लोग यहाँ पे जो है अवैध आपके प्रॉपर्टी के वीडियो नहीं बना रहे, हम खाली घोड़ों के बना रहे वीडियो हम। अब खबर मसूरी से आ रही है, जहां के श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय लंढोर में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। बता दें आपको, इस आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। छात्रों ने संस्कृति कार्यक्रम भी आयोजित किया है। संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ बीजेपी मंडल मसूरी अध्यक्ष राकेश रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया है। विद्यालय के प्राचार्य मीनाक्षी चौहान ने बताया कि विद्यालय में हर साल संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है। संस्कृत भारत भाषा की प्राचीन और उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। ये दिन गुरुकुल में वेदों की शाखाएं दोहराने का है। नई पीढ़ी को संस्कृत का ऐतिहासिक महत्व समझाने के लिए है, जिससे वो संस्कृत के ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को समझकर इसका उपयोग कर सके। संस्कृत में आदर्श और अनुशासन का मेल है। आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर व्यक्ति को मजबूत करने का साधन है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से विद्यालय में मूलभूत सुविधा के साथ स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराया गया है, जो विद्यालय के हॉल के निर्माण को भी जल्द कराया जाएगा। मूल प्रतियां हैं इनको यहाँ पर रखा गया है। शिवलिंग है, द्वारा ज्योतिर्लिंग है। तो ये शिवलिंग का स्वरूप अलग अलग सिद्धि अर्थात अलग अलग प्राप्ति के लिए अर्थात कोई मनोकामना नक्षत्र एवं पूर्णिमा का संयोग होता है। तो चलिए यहाँ से आपको रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं, जहाँ की सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली संबोधन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रप्रयाग में सीएम धामी का ये वर्चुअल
संबोधन है और आपको बता दें विभिन्न विकास योजनाओं पर बातचीत हो रही है, चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी को देख रहे हैं आप और कई विकास योजनाओं पर चर्चा के दौरान उसका लोकार्पण भी किया जा रहा है और वर्चुअली सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए आपको बता दें विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर सीएम धामी वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से वर्चुअली संबोधन में पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं आप। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। इसी के साथ विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की जा रही है, उसका शिलान्यास किया जा रहा है। आपको बता दें रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार सीएम धामी वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं। वहीं कई विकास योजनाओं पर आज मुहर लग सकती है। कई विकास योजनाओं पर सीएम धामी लोकार्पण कर रहे हैं। सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। मेरा मन था कि आप सबके बीच में आता तो बहुत सारी बातें आज आप सबके बीच में होती। अभी पिछले दिनों जो पूरी केदार घाटी में आपदा आई है, उस आपदा में बहुत नुकसान हुआ है और हमने लगातार प्रयास किया है कि केदार घाटी फिर से जल्दी जो है ठीक हो, पहले जैसे स्वरूप में आए। और हमारी यात्रा चूंकि अभी सितंबर और अक्टूबर माह में यात्रा को चलना है, इसलिए हमारा संपूर्ण प्रयास है कि यात्रा फिर से अच्छे तरीके से चले। तो चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।